लिस्ट वही है जो लाभ उठा रहे हैं। यानी जैसे मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को अगर हम देखें तो 50 से 60 लोगों का नेक्सस है जो पावर शेयरिंग कर रहा है और आगे आने वाले समय में पुण्य प्रसून जी इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जम्मू के क्षेत्र में जो हम देख पा रहे हैं, पहली बार पीडीपी जम्मू के इलाके में भी अपनी दखल ही नहीं दे रही है बल्कि वो टक्कर दे रही है बीजेपी को। ये एक बहुत बड़ी बात है। 5 सीटों पर 4 सीटों पर अगर बीजेपी जम्मू में आगे है तो 3 सीटों पर पीडीपी भी आगे चल रही है। यानी एक सवाल लगातार एग्जिट पोल में उभर रहा था कि क्या कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो घाटी में भी महत्वपूर्ण हो और जम्मू में भी महत्वपूर्ण हो। पीडीपी के नेता उस दिन कह रहे थे आप आने दीजिए और देखिएगा हम जम्मू में भी हमारी दस्तक होगी। तो जम्मू में 3 सीटों पर पीडीपी आगे चल रही है, 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और घाटी में बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है और 5 सीटों पर पीडीपी आगे चल रही है। ये मैसेज है पीडीपी के लिए बड़ा, जिनको एक सर्वमान्य तरीके से और जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि एक नेता के तौर पर सईद साहब को जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद को वहां पर जिस रूप में मान्यता मिली है, उस मान्यता का मतलब क्या घाटी से इतर जम्मू के इलाके में भी पीडीपी को मान्यता है, ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है। संजय जी, हम यहाँ पर जरा एक सवाल उठाएंगे क्योंकि सीएसडीएस ने जो जिक्र किया था अपने सर्वे में, उसमें भी उसने दिखलाया था कि जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग हिस्से के तौर पर राजनीतिक तौर पर बटे हुए, जो आप ही लोगों ने इशू उठाए थे। लेकिन पीडीपी का मतलब क्या है इसका? कई मुद्दों पे, बल्कि हर मुद्दों पे लोगों के जो विचार थे जम्मू और कश्मीर में बिल्कुल अलग अलग थे। लेकिन उसी सर्वे में एक चीज़ और थी प्रसून जी, जिसको आप याद करें, लीडरशिप के मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे पॉपुलर लीडर दोनों इलाके में दिखाई पड़े थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। और मुझे लगता है उस कारण से अब पीडीपी को कितनी सीटें जम्मू के इलाके में मिलेंगी वो तो हम चुनाव के पूरे नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये निश्चित है कि पीडीपी यही एक ऐसी पार्टी होगी जो वैली में भी अच्छा करेगी और जम्मू के इलाके में कुछ वो अच्छा कर सकती है। नहीं, हम यहाँ पर एक जानकारी खाली दे दें कि आपके जो रेफरेंस आप जो दे रहे हैं उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद को सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया गया था वो कश्मीर में, वैली में और घाटी में उनका नंबर 3रा था। पहले नंबर पर गुलाम नबी आजाद, उसके बाद उमर अब्दुल्ला थे, उसके बाद मुफ्ती साहब थे। लेकिन एक बात प्रसून बता, ये जो सीटें जहाँ पर जम्मू में पीडीपी आगे है, मुस्लिम बाहुल सीटें भी हैं वहाँ पर, तो अगर ये वैसा निकल रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा चौंकने वाले रिजल्ट नहीं है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि वो मुस्लिम बहुल है या क्या वो वाकई कश्मीरी पंडितों या हिंदू के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है, क्या ये मसला है? जी, थोड़ा सा ये भी है। और दूसरा एक थोड़ा जनरल बात कह दूं, आपको स्मरण होगा, खासकर आपको स्मरण होगा 2004 के बाद यूपीए जब आई थी तो लगातार 16 चुनाव जो यूपीए ने जीते थे। तो ये भी हम मान के चलें कि एक जो सेंटर में जो सरकार होती है, पार्टी होती है, उसके पक्ष में भी चुनाव जाने चाहिए जी। तो हम ये सोच सकते हैं। झारखंड में 11 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी 7 सीट पर आगे चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीट पर, बाबूलाल मरांडी की पार्टी 1 सीट पर और कांग्रेस 1 सीट पर अपनी अपनी मौजूदगी हर कोई दिखला रहा है। और यही 4 राजनीतिक दल वहां पर मौजूदा वक्त में सबसे बड़े पार्टी के तौर पर है और इनके नेताओं की मौजूदगी एक पहचान के साथ है। हालांकि बीजेपी में कौन नेता होगा जो सीएम बन जाएगा, इसको लेकर अलग अलग तरीके से मान्यता है वहाँ पर कि जो आरएसएस से जुड़ा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब होगा, जो कहीं ना कहीं जिसका प्रभाव राजनीतिक तौर पर दूसरे दलों से कहीं ज़्यादा होगा। क्योंकि झारखंड में जेएमएम की पहचान वहाँ पर शिबू सोरेन और उनके बेटे के जरिए आई। बाबूलाल मरांडी की पहचान बीजेपी से निकली, लेकिन अपनी पहचान पुरानी उनकी पहचान रही है और खुद काम करते रहे। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए बीजेपी को भी वहाँ पर जो एक बड़ी पहचान के साथ हो और जिसका कद इस रूप में नया हो, जो बाबूलाल मरांडी ही नहीं बल्कि अर्जुन मुंडा और इन सब के बीच जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, क्योंकि 9 मुख्यमंत्री हो गए, 9 बार मुख्यमंत्री वहाँ पर चेंज हो गए हैं। दूसरी तरफ घाटी का सवाल कहीं ज़्यादा बड़ा है। बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, जो जम्मू का इलाका है वहाँ पर बात कर रहे हैं। 4 सीट पर बीजेपी आगे, लेकिन पीडीपी यहाँ पर, नल्ली जी जो आप कह रही थी वो दूसरा मसला आ रहा है। पीडीपी 5 सीट पर आगे चल रही है जम्मू के इलाके में। रामकृपाल जी। प्रसून जी, अभी जो बात आप कह रहे थे कि ऐसा क्यों है और मुफ्ती साहब को जो नंबर 3 मिला है, एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था, ये सारे पोल डेट्स पर मैं देख रहा था। एक चीज़ मुझे हर जगह कॉमन दिखाई दे रही थी, झारखंड से लेकर के जम्मू से लेकर के वैली तक,
जब भी आपके चैनल का कोई भी माइक लगाता था जी। वोटर के, तो वोटर एक बात कहता था, विकास। झारखंड का भी वोटर कहता था, वैली का भी वोटर कहता था, जम्मू का भी वोटर कहता था। मेरा ऐसा मानना है कि गुड गवर्नेंस, ईमानदार छवि का नेता ही विकास कर सकता है। ये बात कश्मीर से कन्याकुमारी तक यूथ जो बहुत बड़ा संख्या में है उसको पता है। और इस इलेक्शन में मैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके सामने ये है कि तमाम मतभेद होने के बावजूद जिस एक मुद्दे पर मतैक्य है, वो मतैक्य इस बात पर है कि भाई विकास होना चाहिए। बाकी चीज़ें हम लोग अभी फिलहाल पोस्टपोन कर सकते हैं, छोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बात बताएं आपको, नहीं, ये एक विकास जो है परसेप्शन है। दिल्ली में शीला दीक्षित ने जो विकास किया वो चुनाव हार गई। प्रसून जी, परसेप्शन ही खराब हो गया था। नहीं प्रसून जी, फिर मैं कह रहा हूँ विकास पर नहीं चुनाव हारी हैं, भ्रष्टाचार पर चुनाव हारे हैं। जो मैं बात कह रहा था अभी आपको, करप्शन, यूपीए के 84 में परसेप्शन बदल गया ना प्रसून जी। कितने दिनों में, ये भी सोचिए ना, 84 महीनों तक विश्वास किया, 120 महीनों में 84 महीने तक जनता ने भरोसा किया। हम पीडीपी की जो 2.5 चर्चा, महीने, 2.5 साल हम पीडीपी की जो चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू वाला हिस्सा जो है, पीडीपी की जो चर्चा कर रहे हैं जम्मू के रीजन में वो क्यों अच्छा कर रही है, उसी सर्वेक्षण में हमने एक सवाल पूछा था कि अगर आप पीडीपी कांग्रेस के सरकार की तुलना करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार की तुलना करें, दोनों में बेहतर कौन है। और बिल्कुल साफ जम्मू रीजन में भी जो ज़्यादातर लोग थे, 26% मतदाता ऐसे थे जो कह रहे थे कि पीडीपी की सरकार बेहतर थी। और कश्मीर वैली में तो ऐसे कहने वाले 44% लोग थे, बाकी लोग बटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं पीडीपी की अपनी पकड़ और जिस लीडरशिप का आपने जिक्र किया, आप देखेंगे गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद, तीनों में फासला बहुत, भले ही मुफ्ती मोहम्मद तीसरे नंबर पे थे लेकिन बहुत फासला बहुत नज़दीकी था। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीडीपी की अपनी पकड़ जम्मू रीजन में कुछ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल दूसरा हिस्सा आप देखिए कि बीजेपी 3 सीटों पर घाटी में आगे चल। लेकिन प्रसून, मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर, देखिए दोनों जगह जम्मू कश्मीर में और झारखंड में, लेकिन विशेषकर जम्मू कश्मीर में वोटरों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। महिला वोटर की प्रोपोर्शन जो आप देख लेंगे बाद में, महिलाओं की ज़्यादा थी। अगर महिला वोट कर रही है शांति के लिए, पीस के लिए और विकास के लिए, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि भाजपा वहाँ पे आगे चल रही है। सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित रही है, पूरा गांव है वहाँ पर, विधवाओं का गांव है। मुकेश नायक जी, आप एक बात कर रहे थे कि लगता है ये देश जो है चुनावी कारखाने में ही तब्दील हो जाएगा, लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि अगर चुनावी कारखाना ही सही, धारा 370 का भी आपने जिक्र किया, घाटी में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चलने का मतलब क्या है? कांग्रेस को नहीं मिल रही है सीट अभी तक वहां पर, लेकिन बीजेपी 3 सीट पर आगे चल रही है। पुण्य प्रसून जी, पिछले दिनों जितने भी राज्यों में चुनाव हुए देश में, हमने एक बात देखी कि जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है तो विकल्प वो बनता है जो या तो जनता के बीच में प्रतिपक्ष हो या विधानसभा के बीच में प्रतिपक्ष हो। देखिए, हम कश्मीर में और झारखंड में न तो विधानसभा के अंदर मुख्य अपोजिशन पार्टी थे, न जनता के बीच में हमारे आंदोलन ऐसे रहे कि हम एक विकल्प के रूप में वहां एक परसेप्शन में मेकिंग में शामिल होते रहे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मैनेजमेंट यानी वास्तविक मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से एक परसेप्शन मेकिंग का काम होता है, धारणा बनती है। दूसरा, वास्तविकता क्या है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में 85 लाख बच्चे व्यापम की परीक्षा से प्रभावित हुए, 85 लाख, और वहीं कांग्रेस हार गई। तो क्या लोगों ने व्यापम पर मोहर लगा दी? जो परसेप्शन मेकिंग का काम है, एक जो राजनीतिक दलों की मनोवैज्ञानिक जनता के बीच में उपस्थिति है, साइकोलॉजिकल प्रेजेंस, इसमें जो इवेंट मैनेजमेंट है, जो कैटलिस्ट ग्रुप है ग्रास रूट लेवल पर, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि संगठन चाहिए परसेप्शन मेकिंग के लिए। नहीं, आपको भी ये परसेप्शन डेवलप करना चाहिए, नहीं लगता अगर चुनाव जीतना है तो? वही हम कमजोर हुए हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, और वही हमें काम करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास असंख्य कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है पुण्य प्रसून जी, जिसमें युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, इन संगठनों को और ज्यादा मजबूत बनाने का हमें काम करना है। ये संगठन हमारे देश में कमजोर हुए हैं। ये संजय जी, ये परसेप्शन का आधार जो है और डेवलपमेंट का आधार है, भ्रष्टाचार का सवाल है, परसेप्शन के आधार पे ही पूरा चुनाव होता है।
या कुछ बेस उसके रहने चाहिए, उसकी जमीन कुछ होनी चाहिए? जमीन रहनी चाहिए, बिल्कुल वास्तविकता से वास्ता होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी और वोटरों का भी। लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले कम से कम साल डेढ़ साल में परसेप्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसका परसेप्शन दूसरा हिस्सा है कि डेवलपमेंट का सवाल और करप्शन का सवाल, दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण जनता के बीच में आपको लगता है? मुझे लगता है विकास का मुद्दा सबसे ज़्यादा बड़ा है करप्शन के मुद्दे से। करप्शन छुप जाएगा। वोटरों के लिए है कि अगर विकास हो और शायद साथ साथ अगर थोड़ा भ्रष्टाचार हो भी रहा हो तो एक मतदाता उसको नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन भ्रष्टाचार बिना विकास के इसको तो कभी मतदाता माफ़ नहीं करेगा। पुण्य सुन एक बात हाँ और जी। देखिए, ये हेमंत सोरेन ने बहुत ही चीज़ें मुफ्त में दी वहाँ पर झारखंड में, खासकर संथाल परगना में। बहुत आप नाम लीजिए तो उन्होंने वो चीज़ बिना शुल्क के दी, अगर उन्होंने बढ़ चढ़ के दी, बाकी जो प्रदेश हैं उनसे कहीं ज़्यादा। लेकिन अगर सीटें जेएमएम को नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि लोग निःशुल्क मुफ्त में इस तरह से कि आपने दया करके दे दी कि वोट मेरी खरीदने के लिए, लोग अब उसमें नहीं पढ़ रहे, लोग विकास में पढ़ रहे हैं। हम एक दूसरी चीज जाना, रामकृपाल जी, ये सवाल विकास में दूसरा है। वहाँ का वोटर आदिवासी, संथाल परगना जैसी जगह पर जेएमएम आदिवासी यहाँ से निकल के आते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं वहाँ पर, जो एकदम शहरी मिजाज, चकाचौंध, डेवलपमेंट का बात, फुल पेज ऐड और पता नहीं क्या क्या। आदिवासियों में भी अब वो भावना जाग गई है कि हमें उस मिजाज में जाना है क्या? प्रसून जी ये बताइए कि सपनों पर पाबंदी है क्या? नहीं, अरे सब मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, इनइक्वलिटी 3 तरह की होती थी: इनइक्वलिटी ऑफ पावर, इनइक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। आप ये सोचिए कि एक गरीब आदमी ही क्यों अपने बेटे का नाम घुरहू, कतवारू, बनवारी रखता है, जबकि अपर कास्ट के नाम आप देखिए जितेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र क्यों होते हैं? इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अब प्रसून जी, अब जो नई पीढ़ी आ रही है ना, वही सपने आदिवासी लड़का भी देख रहा है और वो जान रहा है कि अगर मेरे गांव का आदिवासी ओझा अगर हमारी जान ले लेगा तो मुझे किसी विदेशी डॉक्टर से दिखाना है, किसी बम्बईया डॉक्टर से दिखाना है, किसी गुजराती डॉक्टर को दिखाना है। वो निकल रहा है। अब इस सोच को हम लोग क्यों नहीं समझते हैं कि आदिवासी है तो आदिवासी ओझा से ही इलाज करवाएगा? जी नहीं, वो देख रहा है कि 30 ईयर्स मेरे पिताजी क्षेत्रीयता, जातीयता, धार्मिकता, इनको क्या मिला है? इनके पैर में आज वही चप्पल घिस गई है। अब मुझे नहीं चाहिए। उसको जो सपने दिखाए उसके सरोकार अब रांची से नहीं गवर्न होते, उसके सरोकार अब गवर्न होते हैं दुबई, बम्बई और आगे जाकर के दुबई, बम्बई। मुझे लगता है सिर्फ एक चुनाव के नतीजे से इतना बड़ा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। देखिए, झारखंड ये जरूर है, अभी माहौल ऐसा है। हम इसलिए कह रहे हैं झारखंड सोशल इंडेक्स में नीचे है, बिल्कुल। दिल्ली सबसे ऊपर है, इसलिए एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है। हमारी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी का है, सोशल पॉलिसी का अंतर है। सवाल यही है कि अगर वो सपनों की कुलबुलाहट और भूख आ गई, हमारे साथ चूंकि बीजेपी के नेता जुड़ गए, अनिल बालूनी जी, एक सवाल हर जहन में है, झारखंड में बीजेपी की मौजूदगी और घाटी में बीजेपी की मौजूदगी, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए प्रसून जी, पहले तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब आम चुनाव हुए थे तो हम लोगों ने बड़ा ऐतिहासिक एक रिजल्ट आया था, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होनी थी। उसका चंद कुछ विधानसभाओं का उपचुनाव हुए थे तो लोगों ने कहा कि भाई हवा ख़त्म हो गई है बीजेपी की, अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा, महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और हरियाणा में 4 सीटों से लेकर 47 सीटों तक हम पहुँचे। आज मैं आपको कहने जा रहा हूं कि दोनों राज्यों के अंदर जो रिजल्ट हो रहे हैं, निश्चित तौर पे आज देखिएगा ऐतिहासिक निर्णय दोनों राज्यों में आने वाला है। झारखंड के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिजल्ट आएंगे वो ऐतिहासिक होंगे और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत का दोनों राज्यों में बढ़ेगी, ये हमारा विश्वास है। नहीं, ये संकेत उस दिशा में जरूर जा रहे हैं क्योंकि आपकी दस्तक घाटी में 3 सीटों पर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी ओवरऑल 14 सीटों पर जम्मू कश्मीर में आगे है, पीडीपी 20 सीटों पर आगे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 सीटों पर और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर एक साथ रही तो इन दोनों को सरकार में रही, दोनों मिला दीजिए तो 10 सीट है। बीजेपी 14 सीट पर आगे चल रही है और पीडीपी 20 सीट पर। कोई किसी को खारिज करने की स्थिति, हंग असेंबली की दिशा में बढ़ते हुए कदम जम्मू कश्मीर के नजर आने लगे हैं। 30, 34, 44 सीटों, 45 सीटों के रुझान आ गए हैं और 45 सीटों में अभी भी बहुमत की दिशा में कोई पार्टी नहीं बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड, जहां पर 18 सीटों के रुझान आए हैं
वहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत की दिशा में शुरुआती दौर में जरूर नजर आ रही है। तो जो एग्जिट पोल था वही रिफ्लेक्ट कर रहा है अभी तक के रुझानों में, क्योंकि एक लिहाज से देखिए तो जम्मू कश्मीर में आधे से ज़्यादा रुझान आ चुके हैं, और आधे से ज़्यादा रुझान में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि घाटी में 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि घाटी को लेकर बार बार ये सवाल था कि बीजेपी वहाँ पर इस बार खाता भी खोल पाएगी या नहीं खोल पाएगी। और आखिरी रैली जो हो रही थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि बीजेपी खाता नहीं खोल पाएगी। तो जम्मू का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग किया गया है जम्मू कश्मीर की सरकार के ज़रिए, इसलिए आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। तो उन्होंने जम्मू के वोटरों को और जम्मू के इलाके के वोटरों को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश ये कहते हुए कही थी शायद हम खाता ना खोल पाए, लेकिन 3 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है बीजेपी। ये एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, और झारखंड की स्थिति कमोवेश उसी दिशा में बढ़ रही है, लेकिन जेएमएम दूसरे नंबर पर 4 सीटों के साथ आगे चल रही है। ये जो पीडीपी का सवाल आप संजय जी उठा रहे हैं, हम इसमें एक चीज़ और जरा जानना चाहेंगे। पीडीपी अगर 21 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है, इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर त्रिशंकु यानी हंग असेंबली की दिशा में तो बढ़ रहा है। पहले की तुलना में अभी सिर्फ इतना चेंज आया है कि एक मोदी नाम का शख्स आया बीजेपी के पास, जिसने बीजेपी का रेंज बढ़ा दिया है। स्थिति कमोवेश वही है। स्थिति कमोवेश वही नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी अपने अगर पिछले लोकसभा के चुनाव को देखें उसमें 24 सीटों पे उन्होंने लीड की थी असेंबली सेगमेंट्स में, और अगर पिछले विधानसभा के चुनाव को देखें तो 11 सीटें उनके पास थी। कम से कम विधानसभा की तुलना में वो दुगनी से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये जो वोट पैटर्न जो नज़र आ रहा है आपको, जो शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला हिस्सा इस मौजूदा वक्त में जा रहा है। निश्चित रूप से जो गिरावट वाला नहीं जा रहा है, कांग्रेस वाला अभी तक नहीं जा रहा है। कांग्रेस का भी जाएगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट नीचे जा रहे हैं और उन सब का लाभ बीजेपी उठा रही है। पीडीपी अपनी जगह पे बनी रहेगी, पीडीपी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। 2-3% वोट उनको मिलेंगे ज़्यादा, लेकिन निश्चित बीजेपी को जो सारा फायदा मिल रहा है वो फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गिरावट हो रही है पॉपुलैरिटी में, उसका सारा फायदा बीजेपी उठा रही है। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी आप देखें उन राज्यों में जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ था, उन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन देखें, बहुत भारी प्रदर्शन रहा है। तो बीजेपी इन दिनों पिछले साल 1.5 साल में उनको सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस की गिरावट से हो। मुकेश नायक जी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मान लीजिए रीजनल पार्टी हो गई, लेकिन कांग्रेस का विकल्प हर जगह पर बीजेपी है, क्या इससे इनकार है आपको? और बीजेपी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है घाटी में। जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है तो जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उसमें जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है गठबंधन में, पूरे देश का ट्रेंड ये रहा है कि उसका वोट परसेंट जो रेशियो है वो कम होता है। अब देखना यह है पुण्य प्रसून जी कि जो 34.10% वोट जम्मू कश्मीर में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिला था वो किस तरह से प्रभावित होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये तो लगभग वोटिंग ट्रेंड बता चुका है कि जम्मू कश्मीर में एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, जनादेश जो है वो टूटा हुआ होगा, किसी को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस का वोट परसेंट रेशियो कम होता है, जो लगभग 11.10% था लोकसभा के चुनाव में, पीडीपी का 20.55% था और आईएनसी का 22.90% था और बीजेपी का 34.40% वहां पर वोट रेशियो था लोकसभा के चुनाव में। अब हमें यह देखना है कि इन 6-7 महीनों में इसमें किस तरह के परिवर्तन आए हैं, ये चुनाव के परिणाम अभी बताएंगे। संजय कौल बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। क्योंकि 19 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 59 सीटों के रुझान आ गए हैं। पीडीपी 24 सीटों पर आगे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। और ये संकेत हंग असेंबली या त्रिशंकु विधानसभा के लिए जरूर बढ़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्या ऐसी सिचुएशन में ये आ सकती है जहां पर बीजेपी के बगैर सरकार ना बने, या बीजेपी अगर चाहे तो किसी की सरकार बनवा दे, ये एक स्थिति बन सकती है। क्योंकि जिस तेजी से अगर आप इसमें जोड़ने की कोशिश करें तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस
दोनों को मिलाइए तो 29 सीटों पर ये आगे चल रहे हैं और पीडीपी और कांग्रेस यह भी 29 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये मैसेज बड़ा जबरदस्त है क्योंकि गठबंधन की सरकार में हमारे रिपोर्टर भी और वहां के तमाम सूत्र भी जो जानकारी दे रहे हैं, पीडीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, पीडीपी कांग्रेस के साथ जाना चाहेगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं। ये संकेत अगर है तो ये दोनों आंकड़े बिल्कुल बराबरी पर चल रहे हैं। 29 सीटों पर दोनों की स्थिति है और शायद ये घाटी में पहली बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है। रामकृपाल जी बताएं। जी प्रसून जी, जो अभी एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे थे, पहले से देखिए प्रेडिक्टेड था कि पीडीपी नंबर 1 पार्टी होगी, नंबर 2 बीजेपी रहेगी और 24 से लेकर के जैसा हम लोगों ने बात की थी वो 30 के बीच में कोई फिगर आ सकती है। लेकिन प्रसून जी देखिए, महत्वपूर्ण यहाँ ये नहीं है कि बीजेपी सरकार बना लेती या नहीं। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन होगा वैली में बीजेपी का पेनिट्रेशन। मैंने पिछली बार भी आप जब बात हो रही थी मैंने कहा था देखिए बंगाल में आज बीजेपी सीपीएम से ज़्यादा ममता के लिए ख़तरनाक दिखाई पड़ रही है। वहाँ पे एक तरह से बीजेपी उनको लग रहा है कि अब रियल अपोजिशन तो बीजेपी से है। 2 सीटें पा करके जो पार्टी आज बंगाल के दरवाजे पर नॉक कर रही है, ममता बनर्जी जी परेशान हैं। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि वैली में सीट मिले न मिले बीजेपी का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ और होगी। इसी के साथ प्रसून जी मैं ये कह दूं कि जो भी सरकार बनाए, अगर पीडीपी सरकार बनाती है कांग्रेस के साथ मिलकर, तो बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली विपक्ष होगा इस बार बीजेपी द्वारा। बहुत ही ज़्यादा सेंटर में भी बीजेपी, विपक्ष भी बहुत ही शक्तिशाली और काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ पीडीपी कांग्रेस के साथ जो जाएगी तो अपनी कश्मीरियत की हैसियत में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर डालेगी। ये पहले भी हो चुका है। देखिए बीजेपी सत्ता छोड़ेगी नहीं जम्मू कश्मीर में भी रामकृपाल जी, और जो सिचुएशन बन रही है, हम बता दें आपको कि ये जानकारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बीजेपी बातचीत कर रही थी। मैं तो अमित शाह जी जिस तरह से उस दिन कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, अभी एक हफ्ते पहले एक जी बिल्कुल, और जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी कि आप पत्रकार कुछ भी कहते रहिए लेकिन देख लीजिएगा हम दोनों राज्यों में हम बिना हमारा सरकार नहीं बनेगी, इस तरह का जो उन्होंने संकेत दिया था। तो मैं कह रहा था लेकिन अगर घाटी में बीजेपी की दस्तक 3 सीटों पर है, हिना भट्ट चूंकि आगे चल रही है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे दल से, तो 3 सीटों पर ये दस्तक बताती है। सोनावर से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, इन्होंने इस बार सीट अपनी बदली, पारंपरिक सीट छोड़ी है उमर अब्दुल्ला ने, यानी जिस सीट पर कभी शेख अब्दुल्ला लड़ा करते थे वह छोड़ दी। ये 2 जगह सोनावर और वीरवा से 2 जगहों से इन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों जगहों से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। अनंतनाग से पीडीपी के नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही नहीं बल्कि पीडीपी को लाने वाले एकमात्र शख्स, सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं। दूरू से कांग्रेस के नेता वहाँ पर आगे चल रहे हैं, गुलामवीर जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और लेकिन एक खबर ये है कि कोकरनाग से पीरजादा सईद साहब कांग्रेस के नेता ये पीछे चल रहे हैं। बरहाट झारखंड में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी बहुत पीछे चल रही है। और झारखंड के परिणाम आपके सामने, परिणाम तो नहीं कहिए संकेत, स्टीफन मरांडी झारखंड में महेशपुर से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी और पीडीपी कमोवेश एक बराबरी की स्थिति में आ रही है। बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है, पीडीपी 25 सीटों पर आगे चल रही है, और ये संकेत बता रहे हैं कि बीजेपी ही सरकार बना सकती है अगर तालमेल नेशनल कॉन्फ्रेंस से होता है, क्योंकि आंकड़ा जो चाहिए वो 44 सीटों का चाहिए, और 44 सीटों के लिहाज से अगर समझें तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर मौजूदा वक्त में 38 सीटों पर पहुंच चुके हैं और अभी भी 20 सीटों का रुझान आना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी और कांग्रेस 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये मैसेज है कि त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति के बावजूद भी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना सकती है, और ये दोनों के बीच बहुत दिनों से चल रही थी बात। पीडीपी साथ अगर बीजेपी की आएगी तो पीडीपी खत्म हो जाएगी। पीडीपी ये लगातार मैसेज अपने पार्टी के भीतर दे रही थी, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिरी वक्त में काफ़ी डाइल्यूट हुई थी, और ये मानकर चला जा रहा था कि दोषारोपण कांग्रेस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, और कांग्रेस लगातार निशाने पर
नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सोनिया गांधी की पहली रैली जो हुई थी, उस रैली में भी उन्होंने सीधे सीधे निशाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लिया था। और ये भी हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी जिस पहली रैली को संबोधित करने गई थी वो बहुत आतंक प्रभावित इलाका, और वो उनका कैंडिडेट जो था एक वक्त वो कभी बंदूक भी उठाए हुए था और उसके बाद वो शिफ्ट हुआ था। उसका इंतजार करना होगा वो शख्स क्या होता है, लेकिन नए समीकरण नजर आ सकते हैं घाटी में, क्योंकि 35 सीटों पर बीजेपी और एनसी आगे चल रही है और 35 ही सीटों पर अब कांग्रेस और पीडीपी दोनों मिला के अब गठबंधन के तौर पर देखने की स्थिति आ गई है। क्या संजय जी ये स्थिति बन सकती है गठबंधन वाली दौर की जो इसी बीच नए आंकड़े अगर हम अपने दर्शकों को बताएं, घाटी में बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, 8 सीटों पर आगे चल रही है। इसी के लिए आप ये जो देख रहे हैं पीडीपी और बीजेपी के बीच जो टक्कर का एक तरह से मुकाबला दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, वही इसी कारण से बराबरी का मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। 8 सीटों पर आगे बीजेपी चल रही है, जो जानकारी अब संजय जी दे रहे हैं घाटी में। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 सीटों में से 8 सीट अगर घाटी के हैं और अगर घाटी में कम से कम 4-5 सीट जीत जाती है तो ये एक बड़ा मैसेज होगा। लेकिन संजय जी एक दूसरी स्थिति बताइए, जम्मू में ये मानकर चला जा रहा था कि बीजेपी जो है वहाँ पर ओवरऑल सारी सीटों पर जीत जाएगी, वो एक मैसेज घातक है बीजेपी के लिए। हाँ, वो पॉजिटिव नहीं है। मुझे लगता है अगर जम्मू के इलाके में बीजेपी उतना अच्छा नहीं करती जैसा कि सारे एग्जिट पोलों का अनुमान था, लगभग अनुमान यही था कि 24 से 30 सीटों के बीच कहीं जाके बीजेपी जम्मू के रीजन में जीतेगी। अगर वहां बीजेपी सिमट के रह जाती है 15-16 सीटों पे तो वो एक नुकसान है, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। कश्मीरी पंडित का मसला हो या जम्मू का जिक्र हो, बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जम्मू को लेकर कम से कम चिंता जाहिर करते रहे और माना यही जा रहा था कि वाकई बीजेपी जम्मू के इलाके में तो सारी सीटों पर नहीं तो कम से कम 30 सीटों पर तो जीत जाएगी 36 में से। वहां पर स्थिति कमजोर क्यों है? अनिल बालूनी जी। अच्छा, वो आवाज़ नहीं हो पा रही है, लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं यह रघुवर दास की तस्वीर है, जो कि पूजा अर्चना के लिए पहुंचे माता के मंदिर में और सुबह ही पहुंचे थे और वो उस आशीर्वाद के साथ पहुंचे थे कि बीजेपी के नेताओं में कम से कम आधे दर्जन नेता हैं जो सोच रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बहुमत के साथ चूंकि बीजेपी वहां पर आ रही है और जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें 30 सीटों के रुझान में से 21 सीटों पर अगर है तो ये संकेत 50 के ऊपर जा सकते हैं। हमारे हालांकि 49 तक हम लोग गए थे संजय जी, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, और आपने जिक्र किया था 36% वोट का मतलब, और रामकृपाल जी भी थे उस दिन, कि 50 सीटों से ज़्यादा जीत सकते हैं। नहीं प्रसून जी, जब आप ही के आंकड़े, हमारे जो आज तक वाले आंकड़ों बाद में अपडेट किया गया था उसमें वो 50 से ऊपर चला गया था, 52-53 का आंकड़ा था, तो 50 के आसपास कुछ अनुमान रहा था। मुझे लगता है कि उसी दिशा में जो नतीजे, जो कम से कम अभी जो रुझान है उसी डायरेक्शन में जाते हुए हमें स्क्रीन पे एक मिनट जरा इस पे आए दिखा दें। बीजेपी के हक में 22 सीट, 31 सीट में, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे आपको महबूबा मुफ्ती दिखाई दे रही हैं। हम आपको जरा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमने खास व्यवस्था की है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ये महबूबा मुफ्ती है पीडीपी, और एकदम किनारे अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर अमित शाह की तस्वीर लगाई गई है। अमित शाह के दस्तक देने का मतलब बड़ा साफ है कि घाटी के भीतर अगर 22 सीटें हैं और इस 22 सीटों में से 8 सीट पर आगे चल रही है तो ये एक बड़ा मैसेज है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर हम आने वाले वक्त में एक नई स्थिति देखेंगे, गठबंधन बदल जाएगा और कांग्रेस जो है वो पीडीपी के साथ खड़ी होगी अगर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं ये लोग।